सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता नामक चैप्टर पर चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने कई जानकारी प्राप्त की थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान कौन सा था, तो हड़प्पा था। कौन सी नदी के किनारे था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। कहाँ पर है इस समय, तो वो पाकिस्तान देश में स्थित है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल के बारे में भी हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल कहाँ पर हैं, ये भी पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं। और इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने की थी। उसके बाद में हमने कालीबंगा सभ्यता स्थल, जो हमारा राज्य राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, उसके ऊपर भी चर्चा की थी। इसमें ये बताया गया था कि कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके अलावा ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कालीबंगा सभ्यता से कई साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिनमें भूकंप के साक्षी है, एक साथ 2 फसलें बोने के प्रमाण हैं, हल जोतने के साक्षी हैं, और भी कई हमने पिछले वीडियो में जानकारी ली थी। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न उत्तर के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अगला जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है वो ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान कौन सा है जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी सुरकोटड़ा एक स्थान है गुजरात राज्य में, वहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? बंदरगाह के। तो बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे लोथल सभ्यता स्थल, जो कहाँ पर स्थित है इस समय है गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और इस सभ्यता स्थल की खोज की थी SR राव ने। इस सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। उसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जहाँ से क्या प्राप्त हुए थे? कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थान, जो अभी हमने पढ़ा था, तो लोथल स्थान से कपास के भी क्या प्राप्त हुए थे? साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद में अगला एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, बड़ा सवाल है, उसको हमें ढंग से समझना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, एक बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को समझने के लिए हम 4-5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला जो बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में, वो है नगर नियोजन, सुव्यवस्थित नगर नियोजन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग नगर, पूरे तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी नगर 2 भागों में बटे हुए थे। एक भाग था दुर्ग या गड्डी कहलाता था, और दूसरा भाग कहलाता था नगर भाग। एक होता था दुर्ग या गड्डी और दूसरा होता था नगर भाग। दुर्ग या गड्डी में राजा निवास करता था, साथ ही उसके बड़े अधिकारी कर्मचारी वगैरह सब दुर्ग या गड्डी में निवास करते थे, जो नगर में ऊंचाई पर स्थित होता था। आज भी विभिन्न प्रकार के जो दुर्ग है वो ऊंचाई पर ही स्थित होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण नगर का भाग था वो था नगर भाग, दूसरा भाग। और उस नगर भाग में निवास करते थे आम जनता। नगर भाग में कौन निवास करती थी? आम जनता निवास करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर 2 भागों में बटे हुए थे। पहला भाग होता था दुर्ग या गड्डी और दूसरा होता था नगर भाग। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर 2 भागों में बटे हुए थे। यानी नगर नियोजन व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत अच्छी थी। उसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता आती है, उसमें आती है विशाल स्नानागार। ठीक है ना। तो विशाल स्नानागार के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशाल स्नानागार वैसे तो कई जगह से प्राप्त हुए थे, लेकिन विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। एक महत्वपूर्ण सवाल है। विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता था कि जैसे वर्तमान समय में लोग किसी धार्मिक उत्सव पर या किसी धार्मिक कार्यक्रम में सामूहिक स्नान के लिए किसी एक महत्वपूर्ण स्थल पर जाते हैं, उसी प्रकार प्राचीन समय में भी शायद सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भी लोग किसी धार्मिक उत्सव पर या कार्यक्रम में सामूहिक स्नान के लिए जाते होंगे। इसलिए इन विशाल स्नानागारों की
विशाल स्नानागारों का निर्माण हुआ था। तो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जो ईंटों से निर्मित था। ठीक है। उसके बाद में तीसरी सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी विशेषता है वो है विशाल अन्नागार। ठीक है ना। विशाल अन्नागार के संदर्भ में आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि विशाल अन्नागार जो भी बने होते थे वो नदियों के किनारे बने होते थे। ठीक है ना। कहाँ बने होते थे? नदियों के किनारे, ताकि जहाज़ों के माध्यम से अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सके। इसलिए अन्नागार कहाँ बने होते थे? नदियों के किनारे बने होते थे। विशाल अन्नागार के संदर्भ में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि विशाल अन्नागार 2 जगह से प्राप्त हुए थे। एक प्राप्त हुआ था हड़प्पा से और दूसरा प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। ये दोनों महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जहाँ से विशाल क्या प्राप्त हुए थे? अन्नागार प्राप्त हुए थे। विशाल अन्नागार के बारे में विद्वान ये जानकारी देते हैं कि वर्तमान समय में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यानी राशन की जो दुकानें हैं, शायद उस समय भी इस प्रकार की वितरण प्रणाली रही होगी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भी इस प्रकार की वितरण प्रणाली रही होगी। इसलिए कहने का मतलब ये विशाल अन्नागार बनाए गए थे। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक हमने 3 विशेषता पढ़ी। एक तो नगर नियोजन के बारे में पढ़ा, यानी प्रत्येक नगर 2 भागों में बटा हुआ था। उसके बाद में दूसरी जो विशेषता पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी विशाल स्नानागार। ठीक है। और तीसरी विशेषता पढ़ी थी हमने विशाल अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता की चौथी और महत्वपूर्ण विशेषता है वो है विशाल स्टेडियम। अभी मैंने आपको बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान कौन सा है जहाँ से विशाल स्टेडियम प्राप्त हुआ था। तो विशाल स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौलावीरा नामक एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? एक स्टेडियम प्राप्त हुआ था। इस स्टेडियम के बारे में और भी 2-4 बातें हैं कि इस स्टेडियम का जो आकार था वो 283 × 45 मीटर था। 83 × 45 मीटर था। साथ ही इसका जो समारोह स्थल होता था वो दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ होता है, यानी दुर्ग से राजा सीधा उस स्टेडियम में आता था और स्टेडियम में जनता को संबोधित करके वापस उसी रास्ते से अपने दुर्ग में चला जाता था। यानी दुर्ग से जुड़ा हुआ होता था स्टेडियम, दुर्ग से जुड़ा हुआ था स्टेडियम। कहाँ का? धौलावीरा का। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक परिवार था। मातृसत्तात्मक परिवार का अर्थ क्या होता है? मातृसत्तात्मक परिवार का अर्थ ये होता है कि परिवार की मुखिया माता होती थी, सभी प्रकार के निर्णय माता लेती थी, महिलाएं लेती थी। और ये जो जानकारी दी है एक साक्ष्य के आधार पर ये क्या नाम मिट्टी से निर्मित मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी महिलाओं की, देवियों की। इस आधार पर ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिवार था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक परिवार था। वैसे आगे के हम वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार मातृसत्तात्मक था उसी प्रकार वैदिक सभ्यता का जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। दोनों में अंतर है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे की और भी कई बातें हैं जो अभी इस चैप्टर में अधूरी रह गई हैं और समय निकाल कर आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। आप घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहिए और कुल मिला के इनको वापस एक बार रिवाइज करते रहिए और ख़ास बातें नोटबुक में नोट करते रहिए ताकि आप बार बार इनको रिवाइज करेंगे, इनको याद करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।